हेलो फ्रेंड्स, ABFM का यूनिट 7 का पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है हमारे यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था पार्ट 1 में वो इक्विटी कैपिटल को हमने कंप्लीट किया था। अब आपका आता है प्रेफरेंस कैपिटल। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं कि इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल में डिफरेंस क्या रहता है। ये भी कैपिटल रेजिंग का तरीका है। और इक्विटी और प्रेफरेंस पे देखते हैं। तो इक्विटी वाले कंपनी के रियल ओनर होते हैं, ये रियल ओनर नहीं होते। किस टर्म में बोला जा रहा है, क्योंकि जो रियल ओनर है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको वोटिंग का राइट्स दिया जाता है। वोटिंग राइट्स उनके पास रहता है। बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं रहता। और लेकिन ये भी लिमिटेड है, मतलब आप बोल सकते हैं कि नो या फिर लिमिटेड वोटिंग राइट्स। तो कई बार कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तब उनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। और अगर आपने 2 साल तक इनको डिविडेंड नहीं पे किया, उसके बाद भी इनको वोटिंग राइट दिया जाता है। कंपनी मान लीजिए क्लोज होने जा रही है, लिक्विडेशन की स्थिति आ गई है, अभी कंपनी घाटे में थी तो हर साल प्रॉफिट सॉरी लॉस होता गया, और अभी कंपनी क्लोज करने जा रही है, तो जब क्लोज होने जाएगी तो प्रेफरेंस वालों को पेमेंट पहले दिया जाएगा, फिर अगर कुछ बचेगा तब इक्विटी वालों को मिलेगा। तो ये कुछ मेन मेन डिफरेंस हो गए। नाम से आपको लग रहा होगा प्रेफरेंस, यानी इनको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी से। तो आपको लग रहा होगा अगर ये प्रेफरेंस है, इनको इक्विटी से प्रेफरेंस दी जाती है, तो सारे के सारे जो कस्टमर है, जो भी शेयर होल्डर है, उनको तो इस वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें तो बेनिफिट्स ज्यादा है। बट ये कंपनी का रियल ऑनर है, ये कंपनी का रियल ऑनर नहीं है। यानी अगर कंपनी का मान लीजिए प्रॉफिट 500% बढ़ गया, तो इनको 500% का फायदा होगा क्योंकि ये रियल ऑनर है। बट इसका जो है पेमेंट फिक्स रहता है, ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं डिविडेंड की तरह इनका पेमेंट फिक्स रहता है। तो भले ही कंपनी का 500% प्रॉफिट होगा, ये प्रेफरेंस वालों को फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इनका एक परसेंटेज की कितना आपको डिविडेंड पे किया जाएगा, कितना आपका जो पैसा है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे आपके डिबेंचर्स होते हैं, अभी डिबेंचर्स हम देखेंगे। शायद प्रेफरेंस है, नेक्स्ट वाला टॉपिक आपका डिबेंचर्स ही है। नहीं नहीं, टर्म लोन और उसके बाद आपका डिबेंचर्स आएगा। देखिए कितना डिटेल में दिया हुआ डिबेंचर्स है ना। तो डिबेंचर्स और ये सब क्या होता है, इसमें आपका इंटरेस्ट फिक्स रहता है। इन सब पैसा लेते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं और बोलते हैं कि आपको 8% 7% का डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, ये डिविडेंड होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम ऐसे प्रेफरेंस कैपिटल का भी कुछ कुछ वैसा ही रहता है। चलो अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ से इसको रीड करते हैं। और ये भी कैपिटल का ही पार्ट है, विच प्रोवाइड लेसर रिस्क टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए कम रिस्क ही होता है। क्यों? कंपेयर टू इक्विटी होल्डर, क्योंकि इक्विटी होल्डर में कंपनी डूबेगी तो पूरा ही पैसा डूबेगा, बट इनको थोड़ी सी प्रेफरेंस तो मिल ही जाती है। एज अ नेम सजेस्ट, द होल्डर गेट ए प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड। तो डिविडेंड में इनको प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर कंपनी लिक्विडेशन यानी क्लोज होने भी जा रही है, तब भी इनका पेमेंट इनको पहले मिल जाता है। तो ये जो है इसका मेन मेन फायदा रहता है। इट इज अ क्वासी रिस्क कैपिटल बिकॉज इट इज नॉट सेफ एज सिक्योर डेप्ट। मतलब ये सिक्योर डेप्ट के जितना तो सेफ नहीं है, बट कंपेरेटिवली इक्विटी के शेयर होल्डर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा सेफ माना जाता है। इसके कुछ कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इट इज अ स्टॉक विच इज प्रेफर्ड ओवर, तो इक्विटी शेयर होल्डर से इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। किस चीज में? विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड पे करना है, थोड़े से पैसे बचे तो इनको पहले पे कर दिया जाएगा, इक्विटी वालों को कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से ये रहता है। कंपनी क्लोज होने जा रही है तो उस केस में इनका रिपेमेंट पहले किया जाता है, बाद में जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको किया जाता है। तो ये एक इसका फीचर हो गया। सेकंड, अनलाइक इक्विटी शेयर्स द डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज जस्ट फिक्स लाइक डिबेंचर्स। तो अनलाइक इक्विटी, क्योंकि इक्विटी तो कंपनी का रियल ओनर है, अगर कंपनी को 500% का मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, तो इक्विटी वालों का जो शेयर का प्राइस है 500% बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें प्रेफरेंस में ऐसा नहीं है। ये अनलाइक इक्विटी, यानी इक्विटी में अगर कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनका जो रेट होगा, जो डिविडेंड रेट होगा, वो फिक्स होता है। जैसे डिबेंचर्स होते हैं ना, डिबेंचर्स भी एक टाइप के बॉन्ड होते हैं। उसमें अगर कंपनी ने बोला कि 8% पे करेंगे तो 8% पे करेंगे, भले ही कंपनी डूब रही हो या कंपनी बहुत प्रॉफिट में हो। तो डिबेंचर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे आपका प्रेफरेंस शेयर भी रहता है। इसका जो डिविडेंड रेट है कि कितना आपको डिविडेंड पे किया जाएगा, वो पहले से फिक्स रहता है। और एक और बात बोलिए कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अगर पैसा अवेलेबल है, अगर प्रॉफिट बचा हुआ है, तो इनका डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। और लाइक इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर आर पेड कैपिटल आउट ऑफ, तो इसमें जो है पेमेंट की जाती है तो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, यानी टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी में से इसको डिविडेंड पे किया जाएगा। यानी इसको टैक्स की टर्म में हम डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं शो कर रहे। जैसे कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड पे करे तो उनके लिए खर्चा है, तो कुछ खर्चे को हम टैक्स में डिडक्शंस करके दिखा सकते हैं। बट इसमें जो पेमेंट की जाती है डिविडेंड वालों को, ये प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंड की पेमेंट की जाती है, वो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट है, यानी टैक्स पे कर दीजिए अपने प्रॉफिट में से, फिर जो बचेगा उसमें से आपको डिविडेंड पे करना रहता है। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि इसमें भी कोई टैक्स डिडक्शन बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे आपका इक्विटी में था वैसे ये भी यहाँ पे है, तो इसलिए लिखा लाइक इक्विटी कैपिटल। देर आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो एक टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड होते जाना। तो ऐड होते जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिविडेंड तो गारंटी है, 100% गारंटी आपको डिविडेंड मिलेगा। किस तरह से?
इसका ये मतलब तो नहीं कि कंपनी हर साल प्रॉफिट में जाएगी, नहीं वो मतलब नहीं है, पर इसका ये मतलब है कि किसी साल अगर कंपनी लॉस में गई तो उसका डिविडेंड रेट तो फिक्स था, तो वो ऐड होता जाएगा, और अगली बार जब भी मान लीजिए 2-3 साल बाद तो प्रॉफिट में जाएगी, तो पिछले साल का जो डिविडेंड है उसको ऐड करके उसको डिविडेंड पे किया जाएगा। इसी को बोला जाता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करते जाइए। तो इसमें डिविडेंड गारंटेड रहता है। इन अदर वर्ड्स, इफ इन द ईयर कंपनी डज नॉट हैव एनफ प्रॉफिट टू डिक्लेयर डिविडेंड, मान लीजिए किसी साल कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं बचा कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर पाए, मतलब प्रॉफिट में नहीं गई वो, इट इज एक्यूमुलेटेड, ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, और जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा, सरप्लस प्रॉफिट होगा, तो उस साल उसका जो हर साल का जो रेट है जोड़ के उसको दिया जाएगा, उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। ये सारे मेन मेन फीचर्स हो गए। और ऐसे ही आपका होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस विच गेट रिपेड एज पर टर्म्स ऑफ यूज। तो रिडीमेबल का मतलब क्या होगा कि बाद में आपको रिडीम कर दिया जाएगा, जिस हिसाब से आपको ये इशू किए गए थे उस हिसाब से आपको इसमें रिपे कर दिया जाएगा। और जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आर रिक्वायर्ड टू बी रिडीम विद इन पीरियड नॉट, तो मतलब 20 साल में आपको रिडीम कर देने चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको नहीं रख सकते। रिडीम कहाँ से करेंगे? तो या तो कंपनी को जो प्रॉफिट है वहां से आप इसको रिडीम कीजिए। रिडीम मतलब आप इनका पैसा, इनको पैसा वापस कर दीजिए, ठीक है, उसको बोला जाता है रिडीमशन। या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नए फ्रेश शेयर्स इशू कर सकते हैं रिडीमशन पर्पज के लिए, ठीक है। दोनों तरह से आप मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल तक आप रख सकते हैं, 20 साल के बाद आपको रिडीम करना रहता है। और लास्ट बात करते हैं इसके वोटिंग राइट्स की, तो इनका लिमिटेड वोटिंग राइट्स रहता है, ठीक है। किसी किसी केस में कंपनी कंपनी एक्ट 2013 के तहत रेजोल्यूशन पास करती है, तब इनको वोटिंग राइट दिया जाता है, जनरली इनका नहीं रहता है, तो इसको आप बोल सकते हैं इनका लिमिटेड वोटिंग राइट रहता है। और एक और बात, अगर आपने किसी कंपनी ने डिविडेंड, ये जो प्रेफरेंस शेयर है उनको 2 साल तक डिविडेंड नहीं पे किया, हैज नॉट बीन पेड फॉर 2 years और मोर, तो उस केस में उस शेयर होल्डर को जो है वोटिंग राइट मिल जाता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए, अगर आपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को 2 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए जो है आपने उसका डिविडेंड उनको नहीं दिया, तो उस केस में उनको वोटिंग राइट आपको देना रहता है। फिर अगला बोला कि वाई कंपनी रेज प्रेफरेंस कैपिटल एंड द रीजन आर नॉट, तो कंपनी क्यों जो है पैसे को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके कैपिटल को रेज करती है, उसका क्या रीजन है। तो उसका यहाँ पे आपको रीजन बता रखा है। और ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ फायदे बताए, नीचे कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए। तो पहले फायदों की बात कर लेते हैं, फिर ड्रॉबैक्स की भी बात कर लेंगे। तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ फंडिंग है कंपनी के लिए 20 सालों तक, मतलब लॉन्ग टर्म 20 सालों तक, क्योंकि 20 साल के बाद तो आपको पैसा वापस करना रहता है, तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंडिंग कंपनी का रहता है। और किसी किसी केस में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, तो वो 20 साल से ज़्यादा टाइम के लिए भी जो है प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, बट वो सभी के लिए नहीं है, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए है। ज़्यादातर जो ये शेयर्स हैं आपको जो प्रेफरेंस वाले होते हैं प्राइवेटली प्लेस, मतलब कुछ ही जो प्राइवेट पर्सन है उन्हीं को दिए जाते हैं, तो इसलिए इसमें जो कॉस्ट है, रेजिंग कॉस्ट ज़्यादा इसमें नहीं आती। और कंपल्सन भी नहीं है कि आपको डिविडेंड पे करना, जब तक कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, क्योंकि क्यूमुलेटिव में तो 100% डिविडेंड पे करना ही रहता है, बट नॉर्मल जो रहते हैं उसमें डिविडेंड मैंडेटरी या कंपल्सरी भी नहीं है। और इसमें जो रिकरिंग कॉस्ट, मतलब कितना खर्चा आएगा हर बार जितना भी आप डिविडेंड पे कर रहे हो, वो फिक्स रहता है, क्योंकि इसका कितना परसेंट डिविडेंड होगा वो पहले से डिसाइड रहेगा। अनलाइक इक्विटी, इक्विटी में जितना भी मतलब इक्विटी में कुछ फिक्स नहीं है, कितना भी डिविडेंड आप पे कर सकते हैं, प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, बट इसमें आपका डिविडेंड का कॉस्ट पहले से आपको मालूम रहता है कि कितना पे करना रहता है। और वो जो इक्विटी होल्डर्स है उनको अपनी ऑनरशिप को भी डायलूट नहीं करना, क्योंकि वो ऑनर्स नहीं बन जाते, तो मैनेजमेंट पे जो कंट्रोल उन्हीं के पास रहता है, इक्विटी होल्डर के पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑनरशिप ये सब जो है ट्रांसफर नहीं की जा सकती, तो ये सारे फायदे हैं जिसलिए कंपनी ऐसा करती है। और ये कंपनी का नेटवर्थ का भी पार्ट बन जाता है, तो इसीलिए जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होता है। और वोटिंग राइट इसको नहीं दिया जाता, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वोटिंग राइट दिया जाएगा, जब 2 या उससे ज़्यादा साल होकर आपने डिविडेंड नहीं पे किया, तो वोटिंग राइट इसके पास नहीं रहता। और फिर जो है अपना कंपनी अपने हिसाब से जो डिसीजन ले सकती है, और इस पे कोई सिक्योरिटी देने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी दिए बिना भी आप डिबेंचर्स सॉरी प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हो, तो ये सारे फायदे हैं जिसकी वजह से कंपनी डिबेंचर्स सॉरी कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल को शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेज करती है। तो जहाँ पे कुछ फायदे वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान भी रहेगा। इसके ड्रॉबैक की भी बात कर लेते हैं। पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इंटरफेरेंस, अगर आपने 2 साल हो गया और तब तक आपने डिविडेंड नहीं पे किया, तो इनका वोटिंग राइट का हक हो जाएगा, और फिर ये फिर मैनेजमेंट में आपको इंटरफेयर करना शुरू, इंटरफेयर मतलब इनके वोटिंग राइट्स मिलेंगे, तो ये वोट देके अपना डिसीजन, आपके फाइनल डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उस समय बोला जा रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट इंटरफेयर कर सकते हैं। और जो डिविडेंड आप पे कर रहे हैं उसको आप वो आपका नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब आपको इसको इस एक्सपेंडिचर को कहीं पर डिडक्ट करके नहीं दिखा सकते, जैसे अगर मान लीजिए टैक्स डिडक्शन, इस तरह का कोई बेनिफिट इसमें आपको नहीं दिया जाता। और आपको रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। रिडम्पशन रिजर्व मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल जमा करना होता है, ताकि जब इसका मैच्योरिटी डेट आएगा तो उस पैसे से आप इसके पेमेंट को रिडम्पशन कर सके, यानी उनको पैसा वापस कर सके, तो इसलिए आपको अलग से एक रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। इसकी वजह से आपकी जो रिटेन अर्निंग होती है, अभी रिटेन अर्निंग क्या होता है हमने पार्ट 1 में देखा था ना, इंटरेस्ट एक्रूल जो था आपका, जो आपका एक्रूल अर्निंग था, तो यहाँ पे क्या होगा।
जो आपकी अर्निंग है, आप मतलब आपके पास मान लीजिए 1000 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, उसमें से आपने मान लीजिए 200 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बचे 800। तो आप 800 करोड़ को अपना रिटेन अर्निंग के तौर पे रख सकते थे, बट अभी आपको उस 800 रुपए में से एक और अलग से फंड बनाना पड़ेगा, रिजर्व फंड, जिसका नाम होगा रिडेम्पशन रिजर्व। रिडेम्पशन रिजर्व मतलब जब इनको 20 साल बाद आप पेमेंट वापस करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा कि ये जो 800 करोड़ है उसमें से 200 करोड़ यहाँ लगाना पड़ेगा और 600 करोड़ की आप रिटेन कर पाएंगे, यानी आप ज्यादा पैसा रिटेन अर्निंग के तौर पे नहीं रख पाए। कि रिटेन अर्निंग का जो पैसा है वो कहाँ काम आता है, कंपनी को पैसा चाहिए होगा तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। पर आपको अलग से एक और रिजर्व बनाना पड़ेगा 200 करोड़ मान लीजिए, तो पैसा कहीं और भी आपको अलग से रखना पड़ता है, तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेजेस ही है। रिडक्शन रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप रिटेन अर्निंग में कम पैसा रख पाते हैं। विच इन टर्न अगर आपने कम पैसा रखा अपना रिटेन अर्निंग में, तो उसकी वजह से जो आपकी लॉन्ग टर्म की जो कैपिटल थी वो पूरी नहीं हो पाती, वो रिक्वायरमेंट जो है नहीं पूरी हो पाती, ठीक है, ये यहाँ पे आपका हो गया। और जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जब आप डिविडेंड पे करते प्रेफरेंस वालों को। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पे कर दिया और जो इक्विटी वाले वो फिर देखते कि उनको पेमेंट मिला हमें नहीं मिला, तो इस तरह से थोड़ा सा इस तरीके का चीज़ भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा उनके अंदर नेगेटिविटी जो है आ जाता है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अभी कंपनी क्लोज होने जा रही है, तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं प्रेफरेंस वाले, तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेजेस की टर्म में लिखा गया है। और अगर आपका जो वोटिंग राइट है उसमें कंटीजेंसी रहती है, कंटीजेंसी का मतलब वोटिंग राइट आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन पास हो गया या 2 साल तक आपने लॉस में रहे जिसकी वजह से आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो उस केस में वोटिंग राइट रहता है, तो उसकी वजह से आपको अनसर्टेनिटी रहती है, मैनेजमेंट के बारे में डर रहता है कि कहीं वोटिंग राइट्स उनके पास चले गए तो किस तरह से डिसीजन को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके का जो है आपका ड्रॉबैक्स में सारी चीज़ें हमारी होगी। ये वाला टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फंडिंग की बात करते हैं। एक और तरीका जिससे कंपनी फंड रेस कर सकती है वो है टर्म लोन। तो टर्म लोन क्या है, लॉन्ग टर्म का लोन जो कि बैंकों से लिया जाता है उसी को हम लोग टर्म लोन बोल सकते हैं। तो ये भी एक अदर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस है कंपनी के द्वारा, जो कि बैंक करता है। बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी लॉन्ग टर्म का टर्म लोन ले सकती है। जो बैंक है वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी देते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए, और विच आर पेबल ओवर द ईयर्स एज द टर्म्स एंड कंडीशन। तो जब भी आप टर्म्स और कंडीशंस लगाते हैं तो उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल को जो है फाइनेंस को पेमेंट करना होता है। और ये जो अगर हम बात करें टर्म लोन की, ज़्यादातर ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और अगर आप जैसे इक्विटी या फिर और कहीं से जाते हैं तो वहाँ आपको पेमेंट देना पड़ता है, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कमीशन, बहुत सारे खर्चे देने पड़ते हैं। बट टर्म लोन आपको सस्ते पड़ते हैं क्योंकि बैंकों का प्रोसेसिंग फी बहुत ही कम रहता है एज कम्पेयर टू अगर आप खुद से इक्विटी या बाकी सोर्स से पैसे को रेजिंग कर रहे हैं। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? चलिए अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। जनरली टर्म लोन कंपनी क्यों लेती है, जैसे उनको अपना प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना है, कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो उसी पर्पज़ के लिए वो टर्म लोन लेना पसंद करती है। पीरियड कितने टाइम के लिए दिया जाता है? कुछ तो शॉर्ट टर्म के होते हैं जो कि 1 साल में पे करने होते हैं, ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म के। ऐसी लॉन्ग टर्म की भी टर्म लोन होते हैं 5 से 10 साल तक, और मीडियम टर्म के भी होते हैं 1 से 5 साल तक। तो ये आपका शॉर्ट टर्म आ गया विद इन ए ईयर, 1 से 5 साल आ गया मीडियम, 5 से 10 साल आ गया लॉन्ग टर्म। तो तीनों ही टर्म का टेन्योर का ये हो सकता है। और कुछ लोन जैसे हाउसिंग लोन जिसको 5 से 30 साल तक भी दिया जा सकता है, तो ये हर जगह नहीं, कुछ एक्सेप्शन केसेस में लॉन्ग टर्म तक का जो है टर्म लोन भी दिया जा सकता है। तो जनरली शॉर्ट टर्म विद इन ए ईयर, 1 से 5 साल तक मीडियम टर्म, और 5 साल से 10 साल तक लॉन्ग टर्म लोन बोला जाता है। किसी किसी केस में जैसे हाउसिंग लोन, तो वहाँ पे 5 साल से 30 साल तक का लोन भी दिया जा सकता है। पर्पस टर्म लोन किसके लिए दिया जाता है, आपको कोई असेट चाहिए उस पर्पस के लिए दिया जाएगा, जैसे कोई जमीन लेनी, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट या मशीनरी खरीदनी है, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, तो उस पर्पस के लिए जो है आपको टर्म लोन दिया जाता है। तीसरा हेडिंग आता है इंटरेस्ट। इसमें किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट फिक्स भी हो सकता है और पहले से आपको मालूम होगा कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। किसी किसी केस में फ्लोटिंग भी हो सकता है। इसका रीपेमेंट हम कैसे करते हैं, ईएमआई की फॉर्म में करते हैं। ईएमआई में आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को ऐड करके आपकी ईएमआई बनाई जाती है। नेक्स्ट फिर से आपका रीपेमेंट आ गया। रीपेमेंट आप किस तरह से करते हैं, तो रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट की टर्म में रहता है। मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली और ईयरली, तो कई सारे हमारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कहीं कहीं पे जो है मॉरेटोरियम भी दिया जाता है, और वहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं पे करना, वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना होता है। ठीक है, तो ये आपका रीपेमेंट का इसमें हो गया। करेंसी, कई सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे इंपोर्ट अगर आपको करनी है किसी असेट्स की, तो वहाँ पे पेमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो वहाँ पे आप फॉरेन करेंसी में भी दे सकते हैं पेमेंट, तो एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए बाहर से आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो आपको पेमेंट करनी होगी वहीं बाहर की कंट्री में। जैसे मान लीजिए यूएसए से आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पे पेमेंट जिससे आप ले रहे हैं सामान यूएसए में, तो सेलर बोलेगा कि डॉलर में पेमेंट दो, तो उस केस में लोन आप फॉरेन करेंसी में भी दे सकते हो। और जो अगर इंडिया में कुछ चीज़ें खरीदनी हो तो उस केस में
रुपये में भी आप दे सकते हो, तो दोनों ही करेंसी में अलाउड है। सिक्योरिटी, तो क्या सिक्योर लिया जाता है, तो जो भी जैसे अगर आप टर्म लोन की बात करो तो वहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी को जो है जनरली लिया जाता है। प्राइमरी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों को लिया जा सकता है। अभी प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, मान लीजिए बैंक ने घर दिया हाउसिंग लोन, तो उसी को बैंक सिक्योरिटी के तौर पे लेगा, उसको बोला जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। कई बार कस्टमर कोई बिजनेस लोन लेने आया तो बैंक उसको बोलता है कि कुछ प्रॉपर्टी दो एज ए सिक्योरिटी, तो उसको बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी बिजनेस पर्पज के लिए बैंक लोन दे रहा है और कस्टमर ने खुद से अपने पैसों से घर बनाया और उसको सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा है, तो उसको बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यही बड़ा डिफरेंस है प्राइमरी और कोलेटरल में। कोलेटरल में कस्टमर उस प्रॉपर्टी को अपने अपने पैसों से उसने वो प्रॉपर्टी बनाई होती है और उसको अगर सिक्योरिटी के तौर पे देगा, उसको बोलेंगे कोलेटरल। और प्राइमरी सिक्योरिटी, जिस चीज़ के लिए बैंक ने लोन दिया उसको अगर बैंक सिक्योरिटी के तौर पे मांगेगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। अमाउंट ऑफ लोन, तो डिपेंड करेगा किस तरह से प्रोजेक्ट है। और जो आपका लेंडर है, जो बैंक है, वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशंस कराएगा। बैंकों के ही वैल्यूर होते हैं, वो जाके चेक करते हैं कि कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। अगर जगह, अगर मुझे हाउसिंग लोन है तो कितना ये प्रॉपर्टी का वैल्यू है, और प्रॉपर जाके जो है मार्जिन भी होता है, बोरोर का मार्जिन, तो सबको देख के बैंक कंसिडर करता है कि कितने तक का लोन वाइबल रहेगा। ठीक है, वाइबल यानी कि बैंक ने मान लीजिए बिजनेस के लिए लोन दे दिया तो बैंकों को चेक करना पड़ेगा कि इतने लोन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो वही आपका उस हिसाब से अमाउंट ऑफ लोन डिसाइड होता है। अप्रेजल, टर्म लोन का अप्रेजल बहुत ही ज़रूरी है, और अप्रेजल किया जाता है बैंकों के ऑफिशियल के द्वारा। किस हिसाब से साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट है तो उसको देख के बैंक टर्म लोन का अप्रेजल करता है। तो अप्रेजल मतलब फाइंड आउट करना कि इसको सच में इतने पैसे की जरूरत है। जैसे बोरोर तो कुछ ही बोलेगा मुझे 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, तो बैंक के ऑफिशियल को अप्रेजल करना होता है, डिसाइड करना पड़ता है कि जो है इसको इतना लोन देना चाहिए कि नहीं। जैसे आप लोग गोल्ड लोन देते होंगे अगर बैंक में, तो वहाँ पे गोल्ड अप्रेजल रहता है। तो क्या करता है, गोल्ड का प्राइस करता है कि कोई नकली गोल्ड लेके तो नहीं आया, क्योंकि बैंक के स्टाफ को या कैश ऑफिसर को नहीं मालूम कि असली गोल्ड है या नकली। वो अप्रेजल उसको चेक करता है और फिर बताता है कि हाँ ये असली है या नकली है। तो वैसे ही अप्रेजल का काम है फाइंड आउट करना। तो बैंक का ऑफिशियल प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी को फाइंड आउट करता है कि ये प्रोजेक्ट काम करेगा नहीं करेगा, ये इकोनॉमिकल वाइबल, वाइबल मतलब कोई चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, ये काम होगा कि नहीं होगा। तो इकोनॉमिकल और टेक्निकल वाइबल या फिजिबल है कि नहीं है, वो फाइंड आउट करता है, तभी लोन दिया जाता है, उसके बिना लोन नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है WCTL, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। कोविड के टाइम पे ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन जल्दी दिया गया था। ये किस टाइप का लोन है, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉर्मल टर्म लोन, ये नॉर्मल टर्म लोन नहीं रहता है। इट इज़ अ टर्म लोन अगेंस्ट द करंट असेट्स, तो करंट असेट को गारंटी मान के टर्म लोन दिया जाता है। और इट इज यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज व्हेन ए वर्किंग कैपिटल लोन गिवन बाय बैंक इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली सर्विस बाय द कस्टमर। को जो है टेम्पररी लिक्विडिटी का इशू आ गया, ज़्यादातर कोविड के टाइम पे जो है प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे कस्टमर के, तो उसको टेम्पररी बेसिस पे जो लिक्विडिटी का इशू आया था, मतलब पैसे उनके पास नहीं थे। तो जो है वर्किंग कैपिटल लोन तो बैंक ने दिया है, ठीक है, और उसकी कस्टमर को टेम्पररी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और उसी जो लिक्विडिटी का जो उनको इशू आ गया उसी को पूरा करने के लिए जो है ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया गया था। ठीक है, तो जो टेम्पररी जनरली 6 मंथ का या 1 ईयर तक का दिया जाता है, किसी किसी केस में 3 साल तक का भी दिया जा सकता है। तो टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम के लिए आप शॉर्ट टर्म का लोन बोल सकते हैं, तो वही आपका वर्किंग कैपिटल टर्म लोन रहता है। इसका रीपेमेंट कितना होगा वो बिल्कुल फिक्स रहता है। Conversion. Conversion of loan into equity is generally not a planned action except when the bank and borrower agree upfront to convert loan into equity at a later stage. कन्वर्जन का मतलब बैंक ने लोन दिया हुआ है मान लीजिए, और कस्टमर बोल रहा है कि इस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, आप इसको शेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, हमारी कंपनी के शेयर रख लीजिए। तो जनरली नहीं होता है, लेकिन किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा कि पहले से जो है बात हो जाएगी अपफ्रंट, मतलब जिस दिन कस्टमर लोन लेना है उसी दिन बात हो जाएगी कि फ्यूचर में हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, बदले में आप हमारी कंपनी के शेयर्स रख लेना। अगर दोनों एग्री कर जाते हैं तब ये जो है अलाउड रहता है। नेक्स्ट आता है मोराटोरियम। जनरली जो है प्रोजेक्ट को पेमेंट मतलब कैश जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करने में टाइम लग जाता है, तो कुछ टाइम तक वो सिर्फ जो है इंटरेस्ट पोर्शन ही पे करता है, प्रिंसिपल पोर्शन नहीं पे करता, तो उसको बोला जाता है मोराटोरियम पीरियड। बिगर द प्रोजेक्ट, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनका मोराटोरियम पीरियड उतना ही ज़्यादा होता है, लॉन्गर द टाइम। मतलब इसमें जो लेंडर है उनको टाइम दे देता है कि रिपेमेंट में थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, और उसी ग्रेस पीरियड को बोला जाता है मोराटोरियम पीरियड। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन वाले हाउसिंग लोन होते हैं वहां देखा होगा ना मोराटोरियम पीरियड, जनरली कंस्ट्रक्शन में 1 साल लग रहा है मान लीजिए, तो बैंक 1 साल का बोलेगा कि चलिए आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कीजिए, आपको प्रिंसिपल पे करने का जरूरत नहीं है, तो वही होता है मोराटोरियम पीरियड। चलिए ये आपका यहाँ पे हो गया। ए लिस्ट ऑफ टिपिकल टर्म्स कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट, तो जनरली लोन एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें रहती है, बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन, और मतलब जो अप्रूवल रहता है कि ये सारे प्रियर कंसेंट और अप्रूवल ऑफ द लेंडर्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। तो जैसे मर्जर करवाना है, या अगर जिसको जैसे किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है और वो अपना मर्ज कराना चाह रही है, मर्जर
चाह रही है, रिस्ट्रक्चर कराना चाह रही है, नया प्रोजेक्ट चाह रही है, तो वो बैंकों से लेंडर से पहले से अप्रूवल लेगी, तभी वो ऐसा करेगी। स्टेचुटरी को लेकर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल की कॉपी, और रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड पे आउट। जैसे मान लीजिए आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, बट लोन यानी बैंक जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है नहीं करना, ठीक है। कंसेंट रिक्वायर्ड ऑफ द लेंडर इफ एनी अदर लोन। अगर कोई और लोन आपको रिपे करना है, कहीं और से भी आपने लोन लिया, वहाँ पे रिपे करना है, तो आपको पहले लेंडर से कंफर्म करना पड़ेगा। कोई और आप कहीं से बोरोविंग कर रहे हैं तो उसमें भी सीलिंग आ जाता है, यानी बैंक से आपको पूछना पड़ता है। इंस्पेक्शन एंड विजिट, और प्रोहिबिशन ऑन क्रिएटिंग फर्दर चार्ज। तो बैंक का ऑलरेडी चार्ज है उस पर, तो कोई और आप उस पर चार्ज नहीं क्रिएट करा सकते। प्रमोटर के जो शेयर्स है उसको प्लेज के तौर पे बैंक सिक्योरिटी के तौर पे जो है लेता है। और रिस्ट्रिक्शंस और प्रमोटर टू डिस्पोज, तो प्रमोटर अपने शेयर्स कहीं और बेच के नहीं जा सकता जब तक वो लोन रिपे नहीं करता, तो कुछ कंडीशंस आ जाती है, और बिना लेंडर्स की परमिशन के जो है बोरोवर वो सब नहीं कर सकता। तो पहले से जो है आपका जो लोन एग्रीमेंट बनता है तो वहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस रहती है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ पे बताए गए। फिर बोला है कि कुछ इनहेरेंट फायदे होते हैं लोन के, तो क्या क्या फायदे हैं। तो बोल रहे हैं जो जो चीज़ें होती है, और जैसे प्रोटेक्टिंग ओन इंटरेस्ट बाय द लेंडर इज नेसेसरी इविल एंड तो जैसे लेंडर्स बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, कहीं और बोरोइंग नहीं कर सकते, तो लेंडर्स एक तरह से अपने राइट को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। और तो रियलिटी में क्या होता है कि बोरोवर का ही पूरा कंट्रोल होता है, बैंक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, बट हाँ बैंकों का राइट है, अगर वो चाहे तो इन्वॉल्व हो सकता है, बट जनरली बैंक इतना इंटरफेयर नहीं करते। मैनेजमेंट पे जो कंट्रोल है बोरोवर का ही रहता है, सारे डिसीजंस बोरोवर ही करता है। और लॉन्ग टर्म का जो लोन है वो आपको लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिट देगा, और फ्यूचर में कई मल्टीपल्स में आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, फ्यूचर में आपको मालूम नहीं कि कितना आपको बेनिफिट उसका मिल सकता है, तो उसका जो बेनिफिट है, जो पोटेंशियल, अभी आप उसको मेजर नहीं कर पाते। कई सारे इसके जो है फायदे देखने को मिलता है। और इंटरेस्ट जो आप पे करते हो तो उसमें आपको टैक्स डिडक्शन में मिल जाता है। और जो रिपेमेंट आपकी लॉन्ग टर्म की होती है, तो लॉन्ग टर्म में आपकी कॉस्ट चीपर पड़ जाती है, क्योंकि तब तक जैसे मान लीजिए 20 साल तक के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, तो 20 साल में आप काफ़ी ग्रो कर जाते हैं, तो जिस रेट पे आपको जो पैसा दिया जाता है, अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। ये सारे इसमें हो गए। और इसमें आप पैसा रेज करते हो तो कॉस्ट काफ़ी सस्ती होती है, जैसे इक्विटी में आपको एडवर्टीजमेंट पे करना है और भी बहुत सारी चीज़ें पे करनी है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं आपका रहता है। और अगर आपका लेंडर बोल रहा है कि बेटर वे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, तो ये एक तरह से बोरोवर के लिए ही फायदा रहता है। और अगर बोरोवर आपको बोल रहा है कि टाइमली ये डेटा सबमिट करो, तो देखा जाए बोरोवर के मैनेजमेंट के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। डिसिप्लिन उनके ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहती है, तो ये कुछ फायदे हैं जो कि बोरोवर के लिए भी है। चलिए फ़ायदों की बात कर ली। कुछ जो बोरोवर है उनको कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसके फेवर में नहीं है। कौन से फैक्टर है? जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जैसा हमने बताया कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। बट जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होती, जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं हो रही, तो वहाँ पे ये दूसरे वे में काम करता है। यानी हम बोल रहे हैं कि बैंकों ने मान लीजिए 10% या 12% लिया है, तो अब इन्फ्लेशन के हिसाब से जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से देखें तो काफ़ी सस्ता है, ठीक है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ही नहीं बढ़ रही, आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में दूसरी तरह से काम करता है, यानी उस केस में उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जो हम सोचते हैं। और कई बार कुछ बैंक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगा देता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उस रिस्ट्रिक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, तो वो उस हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते। और कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा बोरोविंग की होती है, तो उनको थोड़ा रेटिंग कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू द कंपनी विद लो और नो बोरोविंग। तो जिस कंपनी ने कुछ भी बोरोविंग नहीं की, तो उसको बेटर रेटिंग मिलती है बैंक की नज़रों में एज कम्पेयर टू कंपनी विद हैवी बोरोविंग। तो ये भी एक तरीके का लॉस है। अगर कोई जरूरत से ज़्यादा लैंडिंग करता है, जरूरत से ज़्यादा लोन ले रहा है, तो एक तरह से वो डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकता है। तो ये सारे कुछ फायदे और नुकसान की बात यहाँ पे हो गई। चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है और किस तरीके से काम करता है? तो डिबेंचर्स आप समझ सकते हैं एक टाइप के बॉन्ड होते हैं, और इस पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ही फिक्स रहता है, इस पे कोई भी वोटिंग राइट कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो कहाँ पे इसकी बात की गई है? सेक्शन 230 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिबेंचर्स के बारे में बोला गया है, विच इंक्लूड डिबेंचर्स, स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी। तो कोई भी कंपनी का इंस्ट्रूमेंट जो कि डेप्ट यानी कंपनी ने लोन लिया उसका एविडेंस होगा, तो उसको आप डिबेंचर्स बोल सकते हैं। या आपका असेट्स पे चार्ज है या नहीं है, मतलब या सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, किसी भी टाइप का लोन डेप्ट जो कि कंपनी ने लिया है, कोई भी एविडेंस जो कि इस बात को प्रूफ करेगा कि कंपनी ने लोन लिया है, उसी एविडेंस को आप डिबेंचर्स बोल सकते हैं। अगर दूसरे वर्ड में बोलना चाहे, इट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट बाय द कंपनी। तो ये रिटन एक्नॉलेजमेंट, ये एक रिटन लेटर है। रिटन मतलब लिखित, लिखित में इंस्ट्रूमेंट है जिसको देख के आपको पता लगेगा, जो इंस्ट्रूमेंट है लिखित में वही इस बात को एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने लोन लिया है। प्रॉमिसिंग रिपेमेंट एट ए सर्टेन फ्यूचर डेट, और लोन लिया है और बोला है कि इस डेट पे फ्यूचर में रिपेमेंट कर देगी। तो ये भी एक तरीके का लॉन्ग टर्म बोरोइंग का तरीका है, और इससे जो है कंपनी बोरो करती है।
क्या क्या डिबेंचर्स के फीचर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी बोरोइंग करती है और बदले में प्रॉमिस करती है कि वो इतना फिक्स रेट इस डेट पे जो आपको पे करेगी। एग्रीड और डिड, डिबेंचर्स जो है अगर आपने 500 लोगों से ज़्यादा को इशू किया तो उस केस में एक ट्रस्टी को अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। अभी ट्रस्टी क्या होगा, मान लीजिए 500 या उससे ज़्यादा लोगों को आपने डिबेंचर्स इशू किया तो ट्रस्टी कौन होगा, वो उस 500 लोग जिन्होंने इसके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किए पैसे, तो उसके बिहाफ पे जो है ट्रस्टी ये देखेगा कि हर महीने उनका इंटरेस्ट मिले और वो कंपनी उनको डिफॉल्ट ना करे। तो अगर आपने 500 या उससे ज़्यादा लोगों को डिबेंचर्स इशू किया तो मैंडेटरी हो जाता है ट्रस्टी को अपॉइंट करना। और ट्रस्टी देखा जाए तो इनके एजेंट के तौर पे काम करेगा। जो 500 लोग हैं उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना, यानी हर महीने उनको इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कंपनी पूरी नजर रखेगा ट्रस्टी। ठीक है, वो ट्रस्टी अपॉइंट करना बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है। तो दूसरा फीचर ये इसका हो गया। रेगुलेशंस की बात की गई है, सेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट, इसमें बताया गया कि किस तरह से रेगुलेट होगा, किस तरह से प्रोसीजर होगा, किस तरह से वोटिंग राइट, उन सब की बात इसके सेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में की गई है। फिक्स टेन्योर, इसमें आपको जो पेमेंट है आपको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में मिलती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका एक्सपायरी डेट आपको पहले से मालूम होता है। फिक्स डेट मतलब फिक्स टाइम के लिए ये इशू किए जाते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी पहले से फिक्स रहता है, कितना पे किया जाएगा। कुछ जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट तो नहीं मिलता, लेकिन जो रिडम्पशन होगा तो वो अमाउंट ज़्यादा होगा। जीरो कूपन बॉन्ड, मान लीजिए एक बॉन्ड आपको 1000 रुपये का था, आपको 900 रुपये देना पड़ा, तो आपको 100 का फायदा होगा। कब, जब ये रिडम्पशन होगा, जब आपको पेमेंट मिलेगी तो 1000 की मिलेगी। तो हमने 900 में खरीदा और 1000 हमें मिल गया, तो इसी को बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन मतलब इसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। कूपन जनरली इंटरेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन ये हमेशा डिस्काउंट टू फेस वैल्यू में इशू किए जाएंगे। कौन से? जीरो कूपन वाले बॉन्ड। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है ऑप्शन विद द इश्योर और नेक्स्ट है ऑप्शन विद द इन्वेस्टर्स। तो दोनों को, इश्योर जो कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रही है तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है जिसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब होता है ये जो कंपनी जो कि बॉन्ड सॉरी डिबेंचर्स या बॉन्ड जो इशू करने जा रही है उसके पास ऑप्शन है कि वो इसको रिपे कर सकती है प्रिंसिपल को बिफोर द ड्यू डेट एट ए फिक्स प्राइस। मान लीजिए ड्यू डेट है 31 दिसंबर, तो वो चाहे तो उसके पास पहले पैसे है तो उसको सितंबर अक्टूबर में भी प्रीपे करके जा सकती है। तो उसी को बोलते हैं कॉल ऑप्शन। यानी कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो जो डिबेंचर्स दे रही है उसका एक्सपायरी डेट मान लीजिए 31 है, पर वो पहले से ही अगर चाहे तो रिडम्पशन करा सकती है, बॉन्ड का पैसा देके डिबेंचर्स वालों को पैसा देके जो डिबेंचर्स रिपे कर सकती है। उस राइट को बोला जाता है कॉल ऑप्शन। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो डिबेंचर्स होल्डर है, उनके पास भी एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं पुट ऑप्शंस। तो कंपनी ने डिबेंचर्स मान लीजिए दिसंबर तक के लिए है और बोला है कि जो रिडिम्पशंस है पेमेंट आपको दिसंबर में मिलेगी। लेकिन जो आपके ये कॉल ऑप्शन वाले होंगे, सॉरी पुट ऑप्शन वाले होंगे, तो वो सितंबर अक्टूबर में डिबेंचर होल्डर बोल सकता है कि आप हमें पेमेंट अभी कर दीजिए, हमें रिडिम्पशंस अभी चाहिए। तो उस राइट को बोलते हैं पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। तो ये किसका राइट है? जो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है वो एक ऑप्शन देती है जिसको हम पुट ऑप्शन बोलेंगे, जहां पे इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो डिमांड कर सकते हैं रिडेम्पशन बिफोर ड्यू डेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें कंपनी के पास राइट है कि वो चाहे तो 31 से पहले खुद पे कर सकते, तो ये कंपनी की मर्जी है, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। इसमें इन्वेस्टर्स की मर्जी कि कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि हमें रिडिम्पशन, रिडिम्पशन वर्ड का मतलब क्या है कि हमने बॉन्ड के जो पैसे थे हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी को ऑर्डर दे सकते हैं कि हमारे रिडिम्पशन के जो है बॉन्ड को रिडीम कर दीजिए बिफोर द फिक्स डेट। फिक्स डेट मान लीजिए दिसंबर की है, तो बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर्स होल्डर बोल रहे हैं हमें सितंबर में पेमेंट चाहिए, तो उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। मतलब एक्सपायरी डेट से पहले वो अपना रिडिम्पशन डिमांड कर पाएंगे तो उसको बोलेंगे पुट ऑप्शन। और कंपनी खुद से टाइम से पहले पे करेगी खुद से, तो ये कंपनी का राइट है, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। नो वोटिंग राइट, तो कंपनी एक्ट के 71(2) में, सेक्शन 71(2) में बोला है कि जो है डिवेंचर्स को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। और लास्ट है स्टेक इन द कंपनी। तो कुछ डिबेंचर्स होते हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सो ये कौन सा डिबेंचर्स होल्डर होते हैं जिनको बाद में इक्विटी इक्विटी शेयर में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारे हमने फीचर्स देख लिया। अब हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देखते हैं बेस्ड ऑन टेन्योर। टेन्योर के हिसाब से अलग अलग डिबेंचर्स होंगे, कुछ कॉल ऑप्शन वाले होंगे, कुछ पुट ऑप्शंस वाले भी होंगे। ठीक है, और कुछ परपेचुअल बॉन्ड भी होंगे। परपेचुअल मतलब, परपेचुअल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? परपेचुअल डिबेंचर्स, इसका मतलब होता है अनंत काल, लाइफ टाइम। तो हमेशा आपको जो मान लीजिए 8% के हिसाब से आपने परपेचुअल डिबेंचर्स इशू किया, तो मतलब इसमें आप रिडिम्पशन कभी नहीं करेंगे, इसमें बस आप डिविडेंड पे करते जाएंगे। जब कंपनी क्लोज होगी, लिक्विडेट होगी, तभी आपको रिडिम्पशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो परपेचुअल डिबेंचर्स होल्डर अनंत काल के लिए जो है, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है ये डिबेंचर्स होल्डर होते हैं। और इसमें इनको सिर्फ जो है जो इंटरेस्ट की बात की जाती है, फिक्स इंटरेस्ट, हर साल वही इंटरेस्ट पे होता है, और उसका कुछ मतलब जिसका कोई फिक्स टेन्योर ना हो उसको बोला जाता है परपेचुअल, जिसका कोई टाइम ही नहीं है कि कब वो मैच्योर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। कुछ डिबेंचर्स जो है कम इंटरेस्ट रेट देते हैं, और
मतलब कई बार कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी देती है कि इसको सिक्योरिटी मान के जो है आप डिबेंचर्स हम इशू, मतलब कंपनी कुछ सिक्योरिटी ऑफर करती है और फिर डिबेंचर्स इशू करती है, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम रहता है। क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड लोन है, वो एक तरह से जो डिबेंचर्स होल्डर है वो सिक्योर्ड लोन कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी वैसे अगर 500 से ज़्यादा लोगों को आपने डिबेंचर्स इशू किया तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना रहता है। बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी, तो कुछ डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो कंपनी है उन डिबेंचर्स को जो है फ्यूचर डेट में वो पहले से डिसाइड हो जाता है कि किस रेट में कन्वर्ट कर देती है इक्विटी होल्डर में, और फिर उनको वोटिंग राइट भी दिया जाता है बेस्ड ऑन नेगोशिएबिलिटी, यानी ट्रांसफर का भी राइट है कि आप डिबेंचर्स को आगे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह के भी डिबेंचर्स होते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें, ये काफ़ी सस्ती कॉस्ट आती है रेजिंग ऑफ फंड, और इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना रहता है। ठीक है, और आपको रिडम्पशन डेट भी पहले से मालूम होती है कि कब रिडम्पशन हो रहा है, कब हमें फाइनल अमाउंट पे करना है। तो ये इसके एक मेन मेन फायदा, पहले से रेडी हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। इसके कुछ लॉसेस भी है। अगर आपने एक बार डिवेंचर्स इशू कर दिया तो बाद में आप कुछ भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते, कुछ भी टर्म्स कंडीशन बाद में आप नहीं चेंज कर सकते। और रेटिंग रिक्वायरमेंट भी रहता है कि मिनिमम इतना रेटिंग है तभी आप इशू जो है डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके लॉसेस में हो गए, इसके डिसएडवांटेज में हो गए। फिर यहाँ पे नीचे आपको कंक्लूजन भी दिया है। इन्होंने बोला कि जो लॉन्ग टर्म की फंडिंग की बात करें तो इक्विटी से डिबेंचर्स दोनों ही है, और डिबेंचर्स में कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसमें डायल्यूशंस ऑफ ऑनर यानी कंट्रोल चला जाता है जो इक्विटी शेयर होल्डर है, पर डिबेंचर्स में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम मैनेजमेंट की फ्रीडम के हिसाब से देखें तो इक्विटी को कम प्रेफर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का पूरा कंट्रोल है वोटिंग राइट्स पे, तो मैनेजर जो मैनेजमेंट है उसकी फ्रीडम नहीं हो पाती डिसीजन में, क्योंकि इक्विटी होल्डर जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उनका डिसीजन से जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ये आपका कंक्लूजन में हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी इन कंटेक्स्ट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात की गई है कि कोई भी मान लीजिए बोरोइंग की जा रही है, कोई भी लेंडिंग की जा रही है, बोरोइंग की जा रही है, तो वहाँ पे सुपरवाइजर का रोल बहुत ज़रूरी होता है, रेगुलेटर का रोल रहता है। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक सारी चीज़ें अपना रेगुलेटर आरबीआई के हिसाब से ही करता है। ठीक है, और पूरा बैंकिंग जो सिस्टम है उसको रेगुलेट किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, फिर बाद में इसको 1 मार्च 1966 में इसमें चेंज किया गया था। ठीक है, तो आरबीआई जो है गाइडलाइंस बनाता रहता है, उस हिसाब से जो है काम करना रहता है। आरबीआई गाइडलाइंस देता है उन कंपनीज को जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं। तो ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती है, बट एक कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ पे बता रखा है कि अल्टरनेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज इन कंटेक्स्ट ऑफ रेगुलेटरी, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो उन्होंने बता दी। अब अल्टरनेट फाइनेंस मतलब और भी कोई तरीका जिससे हम फाइनेंस कर सकते हैं, यस, वो ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से देखिए, अल्टरनेट फाइनेंस में आपका आ जाएगा म्यूचुअल फंड, वहां से भी कंपनी पैसा रेज कर सकती है। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड। एंजल इन्वेस्टर्स कौन सा होता है? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई नई नई स्टार्टअप होती है तो उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रिस्की भी है और अगर वो स्टार्टअप चल गई तो बहुत उसमें रिटर्न भी मिलने वाला है। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो नई नई स्टार्टअप को पैसा देते हैं, उसी को एंजल इन्वेस्टर्स बोला जाता है। ऐसे वेंचर कैपिटल फंड, कोई भी नई नई कंपनी शुरू होती है तो उसमें काफ़ी रिस्क रहता है, तो वेंचर कैपिटल के थ्रू जो है उसको फंडिंग की जाती है। बूट स्ट्रैपिंग, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये कुछ अल्टरनेट ऑप्शन है जिसके थ्रू जो है फंडिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है और किस तरीके से काम करता है? सो प्राइवेट इक्विटी को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक तरह से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का फंडिंग का सोर्स है। और आपका यूरोपियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन ने जो है प्राइवेट इक्विटी को इस तरह से डिफाइन किया गया है एज अ प्रोविजन ऑफ इक्विटी कैपिटल बाय द फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। तो इक्विटी कैपिटल जो है किसके द्वारा दी जा रही है? फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के द्वारा दी जा रही है। लॉन्ग और मीडियम टर्म का हो सकता है। और ऐसी कंपनीज में जिनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो प्राइवेट जो है इसको इसको आप बोल सकते हैं कि पेशेंस कैपिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल से होगा रेदर देन शॉर्ट टर्म रेगुलर रिम्बर्समेंट। तो प्राइवेट इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मतलब ये लेस लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कुछ कंपनीज है वही इन्वेस्ट कर रही है, पब्लिक एट लार्ज के लिए ये अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट इक्विटीज आर जनरली लेस लिक्विड, ये कम लिक्विड होते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक्स, एंड आर थॉट ऑफ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे पब्लिक ट्रेडिंग, कोई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर ट्रेडिंग हो रही है तो आसानी से कोई भी कभी भी बेच के जा सकता है, बट प्राइवेट में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो प्राइवेट कुछ ही लोग होंगे, कुछ वो कंपनीज भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, जो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, तो उसी को प्राइवेट इक्विटीज में बोला जाता है। और इसी के बारे में कुछ बात की गई है कि
प्रैट ने 1981 में ट्राइड टू कैटेगराइज टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी, मतलब प्राइवेट इक्विटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, तो उसी को जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फाइनेंस की जाती है तो उस स्टेजेस के बारे में यहाँ पे बात की है। तो वही हम लोग देखते हैं। पहला आता है सीड फाइनेंसिंग। सीड मतलब किसी चीज़ की बिल्कुल शुरुआत होने जा रही है। सो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड स्मॉल सम ऑफ कैपिटल नेसेसरी टू, तो कोई बिजनेस आइडिया है उसको डेवलप करने के लिए थोड़े से पैसे की जरूरत है, तो कुछ इन्वेस्टर्स, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर जो है पैसा दे देते हैं, तो उसको बोला जाता है सीड फाइनेंसिंग। तो मतलब कोई आइडिया, आपको बिजनेस आइडिया बोलते हैं ना, तो उसको डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसको सीड फाइनेंस बोलते हैं। अब आएगा स्टार्टअप फाइनेंस। तो वो जो आपने आइडिया लिया उससे आप स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, सो इसमें कैपिटल चाहिए होता है फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनिशियल मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है और मार्केटिंग जो है एक्टिविटी को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा स्टार्टअप फाइनेंसिंग। नेक्स्ट आता है फर्स्ट स्टेज, फाइनेंसिंग द कमर्शलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो प्रोडक्ट आपने बनाए हैं उसको आप कमर्शलाइज कर रहे हैं, मतलब कमर्शियल पब्लिक एट लार्ज को आप बेच रहे हैं और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आपको पैसा चाहिए होता है, उसको फाइनेंस करने वाले को बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट मतलब ये स्टेजेस चलते आ रहा है, मतलब कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, सीड स्टेज से धीरे धीरे ग्रो करे, तो हर स्टेज में उसको फाइनेंस चाहिए होता है, तो इसलिए उसको स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेकंड स्टेज, अब उसको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है या कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो धीरे धीरे वो ग्रो कर रही है और अब उसको पैसा चाहिए, तो वो सेकंड स्टेज होगा। थर्ड स्टेज, अब वो बिजनेस को और आगे एक्सपेंड करना चाह रही है, तो उसको फाइनेंस करेंगे, उसको बोला जाएगा थर्ड स्टेज। ब्रिज फाइनेंस, ये ज़्यादातर टेम्पररी पर्पज का रहता है, तो ये लास्ट फाइनेंस आप बोल सकते हैं। बिफोर आईपीओ, कंपनी क्या करके ला रही है अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे एलआईसी का आया था ना आपका आईपीओ, उसको आईपीओ क्यों बोला, क्योंकि एलआईसी उससे पहले जो शेयर्स थे एलआईसी के स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल ही नहीं थे, पहली बार वो अपना आईपीओ लेके आई थी, तो उसीलिए उसका नाम है इनिशियल पब्लिक। नेक्स्ट आता है पाइप डील्स। इसमें क्या होगा, ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी ऑफन कॉल्ड पाइप डील्स। तो इसमें क्या हो रहा है, जो शेयर्स पहले पब्लिकली अवेलेबल थे, पब्लिकली ट्रेडिंग की जाती थी, अब उसको बेचा जा रहा है किसको, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है उसमें डील कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि पब्लिकली ट्रेडिंग शेयर्स थी, तो वही हो जाएगा पाइप डील्स। ऐसे लिवरेज बाई आउट भी होता है और आपका मैनेजमेंट बाई आउट भी। तो लिवरेज बाई आउट क्या होता है, इट इज़ अ परचेज ऑफ ए कंपनी बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स स्पेशली बाई आउट स्पेशलिस्ट लार्जली फाइनेंस बाय डेट। तो इसमें क्या होगा कि कोई कंपनी को इन्वेस्टर का कोई छोटा का ग्रुप होगा जो कि कंपनी को बाई करेगी, तो उसको बोलेंगे लिवरेज बाई आउट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाई आउट। तो ये भी इसी का लिवरेज का ही सबसेट है, जहाँ पे जो मैनेजमेंट है इज इंक्लूडेड इन द बाइंग ग्रुप एंड द की एग्जीक्यूटिव परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल इन। तो अब क्या हो रहा है कि कंपनी छोटे ग्रुप के इन्वेस्टर से कंपनी को बाई कर लिया, तो अब उसका मैनेजमेंट बाई आउट, यानी कि अब जो है डिसीजन उन्हीं के द्वारा बनाए गए, जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे उनके द्वारा डिसीजन बनाया हुआ काम करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसी का आगे का सबसेट है, और इसमें क्या हो रहा है कि जो मैनेजमेंट है उसको बाइंग ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा, तो यानी जो बाइंग ग्रुप होगा जिन्होंने खरीदा होगा उसको, तो वो अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलाएंगे, तो इस तरह से ये काम करता है। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, तो इसमें से जो हमारे स्टेजेस थे इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिए, ये शायद आपका पूछ सकते हैं। लास्ट आपका फाइनेंस का सोर है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप बाहर से जो है वो भी आपकी बाहर से मतलब इंडिया से बाहर से आप कहीं से भी जो है आपकी कंपनी के शेयर्स में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एफडीआई पॉलिसी के तहत किया जाता है, गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के तहत ये बनाई जाती है, और ये फेमा एक्ट 1999 के तहत काम करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड है, कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने बैन किया, तो उन सेक्टर के लिए आप नहीं कर सकते। और एफडीआई दो रूट से होता है, दो तरीके से, एक तो ऑटोमेटिक और एक होता है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये रूट ऑटोमेटिक है, मतलब हमसे परमिशन नहीं लेना। तो कैसे पता लगेगा ये ऑटोमेटिक रूट है, गवर्नमेंट लिस्ट जारी करती है कि अगर इस रूट से मतलब इस चीज़ के लिए, जैसे हमारे जो टेक्सटाइल में चाहिए पेमेंट, बैंकों में चाहिए, तो वो सब ऑटोमेटिक रूट है। जैसे रेलवे है वो परमिशन लेना पड़ेगा, वो बैंड रूट है। तो ऑटोमेटिक मतलब आपको कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं, आप सीधे इन्वेस्टमेंट के लिए बोल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रूट में पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। तो वही लिखा है कि ऑटोमेटिक रूट में क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे या जो इंडियन कंपनीज होगी, तो उनको कोई अप्रूव नहीं लेना, ना आरबीआई से ना ही गवर्नमेंट से, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट रूट है तो प्रियर अप्रूवल, तो पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का उस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड का, उसके बाद ही जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही आपका होता है। और ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है काम करते हैं। एक और फाइनेंस का सोर्स है वो है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो जो एलिजिबल बोरोवर्स है वो बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग चाहे तो आप बाहर की करेंसी से या इंडियन करेंसी से बोरोइंग कर सकते हैं। तो नाम से ही लग रहा है एक्सटर्नल, यानी इसमें आपके जो शेयर्स हैं वो इसमें जो आप बोरोइंग कर रहे हैं, जैसे हमारे जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं या शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो बाहर के होंगे, वो इंडिया के नहीं होंगे। जैसे एफडीआई में बाहर के इन्वेस्टर्स है, वैसे ईसीएस में भी बाहर के इन्वेस्टर्स रहते हैं। 3 साल तक के लिए मिनिमम बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप बाहर से बोरोइंग कर सकते हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, और
सच इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू लिमिट टू 24% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल। तो जो इंडिया की कंपनी है उसकी 24% तक की पेड ऑफ कैपिटल तक का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है कर सकता है। और टाइम टू टाइम इसको लेके पॉलिसी और प्रोसेसेस बनाए जाते हैं कि एफडीआई में कितना कितना कहाँ जैसे बैंकों में पहले 26% था प्राइवेट बैंक, उसको बढ़ा के भी 74% कर दिया। तो टाइम टू टाइम चेंज आते रहते हैं पॉलिसीज और प्रोसीजर में, और उस तरीके से ये काम करता है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए शॉर्ट में इसको हम रिवाइज करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमने पार्ट 2 शुरू किया था, प्रेफरेंस कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होती है? इक्विटी से इनको प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे हमने डिफरेंस भी देखा था, इक्विटी वाले रियल ओनर होते हैं, ये रियल ओनर नहीं होते हैं, और इनको वोटिंग राइट दिया जाता है, इनको नहीं दिया जाता। लेकिन अगर 2 साल तक आपने इक्विटी प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं पे किया तो इनको भी आपको वोटिंग राइट देना रहता है। और मतलब लिक्विडेशन के टाइम पे इनको प्रेफरेंस नहीं मिलती, लेकिन इनको प्रेफरेंस मिलती है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता लगा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस के बारे में बता रखा है कि इनको इक्विटी वाले से प्रेफरेंस दी जाती है। और इसमें मतलब जैसे इक्विटी वालों में तो कितना भी वैल्यू हो सकता है, पर इनका डिविडेंड रेट बिल्कुल फिक्स रहता है, जैसे कि डिबेंचर्स में रहता है। और इसमें भी आपको किसी तरह का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट इसमें भी नहीं मिलता, जैसे इक्विटी में था ना, इसमें भी किसी भी टाइप का आप डिविडेंड पे कर रहे हो उस पर किसी टाइप का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और जनरली जो है जो क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें डिविडेंड गारंटीड रहता है। मतलब किसी साल अगर आप लॉस में गए, पर आपका जो डिविडेंड का जो परसेंट जो पहले से फिक्स किया था, तो वो परसेंट जुड़ता जाएगा, और जिस भी साल आपको सरप्लस प्रॉफिट होगा तो उस दिन आपका पिछले साल या उससे पिछले साल का जो भी डिविडेंड आपको नहीं मिला था वो जोड़ के एक साथ मिल जाएगा। तो उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स। और जनरली जो है रूल्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और बोला है कि 20 साल तक में आपको ये रिडक्शंस कर देना है। तो प्रेफरेंस शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते। और क्या क्या रीज़न है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है? तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म का पैसा सोर्सिंग मिल गई 20 साल तक के लिए। और ज़्यादातर ये जो पैसा ये प्राइवेटली प्लेस लोगों को, मतलब कुछ ही स्पेसिफिक लोग हैं उनको ही दिया जा रहा है, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, रेजिंग जो कॉस्ट आती है फंड रेज की, वो काफ़ी सस्ती आ जाती है। और डिविडेंड पे करना कंपल्शन भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया तब तो आपका मैंडेटरी, क्योंकि क्यूमुलेटिव वाले में 100% पे करना रहता है, ठीक है। यहाँ हमने देखा था ना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस में जो है डिविडेंड गारंटी रहता है। अगर क्यूमुलेटिव वाला मतलब प्रेफरेंस शेयर भी अलग अलग टाइप के, अगर क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड मैंडेटरी है, वरना ऐसा जितना भी नहीं है। और कितना आपका जो कॉस्ट आएगा वो पहले से फिक्स रहता है, मतलब आपको मालूम है कितना परसेंट आप डिविडेंड पे करें, तो आपकी कॉस्ट पहले से फिक्स रहती है। और इसमें आपका कोई भी राइट, आपका इक्विटी होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होता, क्योंकि वो ऑनर नहीं है और वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं करते। ये हमारी नेट वर्थ का ही पार्ट होता है, तो हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होता है। इनको वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा। अगर 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हमने डिविडेंड पे किया, तब इनको वोटिंग राइट दिया जाएगा। इसमें कोई सिक्योरिटी देने का भी जरूरत नहीं। तो ये सारे फायदे हैं। कुछ फायदे हैं तो कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे, उसकी बात कर लेते हैं ड्रॉबैक की। और अगर आपने 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए पेमेंट नहीं की इनके डिविडेंड की, तो इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा और फिर आपको मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं। और आप प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे रहे हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उनको भी थोड़ा बुरा लग सकता है। और इनको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी वाले के कंपैरिजन में, अगर लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद होने जा रही है तब। और किसी किसी केस में इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा, जैसे 2 साल या उससे ज़्यादा आपने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया, तो वोटिंग राइट का कंटीजेंसी रहता है। कंटीजेंसी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अगर इनको वोटिंग राइट मिल गया तो मैनेजमेंट को इसी बात का डर रहता है कि वो फिर हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर देंगे। यही आपका था डिबेंचर्स, सॉरी डिबेंचर्स नहीं, ये हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर। अब आपका नेक्स्ट आता है टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है? एक स्पेसिफिक टेन्योर होगा, उतने के लिए लोन दिया जाएगा, ठीक है। जनरली कितने टाइम के लिए दिया जाता है? जैसे 1 साल से 5 साल तक का, 1 साल तक का होगा शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल तक का मीडियम, और 5 से 10 साल का लॉन्ग टर्म, ठीक है। टाइमिंग आप लोग याद रख लीजिए। और हाउसिंग लोन 5 से 30 साल तक के लिए भी दिए जा सकते हैं। पर्पस कोई भी असेट क्रिएट करना है उसके लिए। इंटरेस्ट आपका फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। रिपेमेंट आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, किसी भी टाइप की जो है बैंक डिसाइड करके वो बनाएंगे। करेंसी, फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी, दोनों में मिल सकता है। सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए भी बैंक बोल सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके का लोन है। अमाउंट ऑफ लोन बैंक चेक करेगा, मार्जिन कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अमाउंट डिसाइड होता है। अप्रेजल, बैंक कस्टमर को जाके चेक करेगा कि उसका जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोन लेना आया वो कितना वाइबल और टेक्निकली कितना फिजिबल है। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन एक तरीके का टेम्प्रेरी पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। टेम्प्रेरी, ज़्यादातर आपका जो कोविड था तो जब वो सेल्स अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो जो उनको लिक्विडिटी इशू हो गया था टेम्प्रेरी के लिए, तो उस पर्पस के लिए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया जाता है। कन्वर्जन अगर पहले से अपफ्रंट मतलब स्टार्टिंग में अगर बात हो गई है कस्टमर की और बैंक की कि इस लोन को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, तभी कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मोराटोरियम, ग्रेस पीरियड दिया जाता है बैंकों के द्वारा। अगर कोई मान लीजिए कंस्ट्रक्शन या इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, कोई प्रोजेक्ट में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो बैंक मोराटोरियम अलाउ करता है। तो क्या क्या यहाँ पर लिस्ट है, प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट होनी चाहिए। बिना बैंकों से कुछ आप ना तो मर्ज कर सकते हैं, ना ही रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेटा भी सबमिट करना रहता है टाइम टू टाइम। और कहीं और से आप बारोइंग भी नहीं कर सकते। आपके जो शेयर्स है प्रोमोटर के प्लेज के तौर पे देने पड़ते हैं।
फिर इसमें कुछ फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस। तो जैसे कि मतलब ये लेंडर्स का राइट है, मतलब वो आपसे बोल रहा है कि ऐसा कीजिए। तो लेंडर्स ने आपको लोन दिया तो उसका राइट है, इसकी वजह से वो ऐसा करता है। रीपेमेंट जनरली लॉन्ग टर्म का होता है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी सस्ती आती है अगर आप इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कई बार कुछ इसके एडवांटेजेस सॉरी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो रियल कॉस्ट की हम बात करते हैं, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है तो रियल कॉस्ट हमें महंगी ही पड़ जाती है। और कई बार कुछ बैंकों के द्वारा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज रहते हैं। कई बार कस्टमर जिससे था बोरोइंग करते तो डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। इसके बाद डिबेंचर्स। तो कंपनी एक्ट 2013 में डिबेंचर्स को डिफाइन किया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, कागज का टुकड़ा जो कि इस बात को इंश्योर करे कि जो पैसा दिया गया है, और मतलब कंपनी ने कहीं से पैसा लिया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को हम बोलेंगे डिबेंचर्स। क्या क्या इसके फीचर्स हैं डिबेंचर्स के? डिबेंचर्स ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, और उसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इतना अमाउंट का पेमेंट करेंगे। ये पूरा एक टाइप का एग्रीमेंट होगा। 500 तक के होंगे तो कोई उसका ज़रूरत नहीं है। अगर 500 से ज़्यादा होंगे तो आपको ट्रस्टी रखना मैंडेटरी रहता है। ट्रस्टी उनके राइट्स को देखेगा कि कंपनी टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट पे कर रही है, जो एग्रीमेंट में बात हुई उस हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो वो सब जो है ट्रस्टी देखने का काम करता है। इसका टेन्योर बिल्कुल फिक्स रहता है, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स रहता है। एक आपका कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, दोनों टाइप के डिबेंचर्स इश्यू होते हैं। तो कॉल ऑप्शन में जो कंपनी है जो कि डिबेंचर्स इश्यू करे, उनके पास राइट होता है कि वो टाइम से पहले रिपे करके रिडेम्पशंस करके जो है जा सकती है। जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर का आपका पेमेंट था, तो वो आपको सितंबर में पेमेंट करके जा सकती है, तो उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन होता है डिबेंचर्स होल्डर का राइट, कि वो डिमांड कर सकते हैं कंपनी से कि पेमेंट तो 31 दिसंबर आप हमें अभी अभी पेमेंट दे दीजिए, ठीक है। इस तरह के डिबेंचर्स भी रहते हैं। इसमें किसी टाइप का वोटिंग राइट नहीं मिलता। और अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स हैं, टेन्योर के हिसाब से अलग डिबेंचर्स होंगे, सिक्योरिटी के हिसाब से, और कन्वर्टेबिलिटी, मतलब कुछ डिबेंचर्स को शेयर में जो है कन्वर्ट किया जा सकेगा, तो उस हिसाब से भी डिबेंचर्स होते हैं। बेस्ड ऑन नेगोशिएबिलिटी, मतलब कुछ डिबेंचर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। इसके फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। डिबेंचर्स का ये फायदा है कि अच्छा या सस्ती कॉस्ट में रेजिंग हो जाती है आपकी फंड, और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो कई बार आपको जैसे कि एक बार आपने डिवेंचर्स इशू कर दिया तो आप बाद में नेगोशिएशन कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म फंडिंग में दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, डिवेंचर्स भी, शेयर्स भी। जनरली कंपनी डिवेंचर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, और कोई भी इक्विटी में कंपनी का डायल्यूशन होने का कोई चांस नहीं, यानी उसको अपने इक्विटी शेयर्स बेचने का जरूरत नहीं होता। तो कंपनी मैनेजमेंट जनरली अपनी फ्रीडम के पर्पज से इक्विटी वाले को कम प्रेफर करती है, डिवेंचर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आरबीआई रेगुलेटर उस सब की बात की गई है। फिर नीचे यहाँ पे बताया कि कौन कौन सा अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है फंडिंग के लिए। म्यूचुअल फंड के थ्रू, एंजल इन्वेस्टर्स, ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर स्टार्टअप में ही ऐसा करते हैं। वेंचर कैपिटल भी नई कोई कंपनी बनने जा रही है, उसको पैसा चाहिए। बूटस्ट्रैपिंग भी एक टाइप का पर्पस होता है फाइनेंस का। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ऐसी प्राइवेट इक्विटी तो मतलब पब्लिक एट लार्ज के बदले आप कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अगर अपने शेयर्स ये सब इशू कर रहे हो तो प्राइवेट इक्विटी में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शंस देखिए कौन कौन से स्टेजेस में प्राइवेट इक्विटी कंप्लीट होता है। सीड स्टार्टिंग में अगर पैसा चाहिए तो सीड फाइनेंस हो जाएगा। स्टार्टअप, वो कंपनी शुरू होने जा रही है, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए तो उसको स्टार्टअप फाइनेंस बोला जाएगा। फर्स्ट स्टेज, अब अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और कमर्शलाइज करने जा रही है तो उसको फर्स्ट स्टेज बोला जाएगा। सेकंड स्टेज, अब उसको और पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। थर्ड स्टेज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ब्रिज फाइनेंस में आईपीओ लाने जा रही है, उससे पहले एक लास्ट फाइनेंस करना होता है, उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस। पाइप डील्स, अभी कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक एट लार्ज से शेयर्स को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे रही है, ठीक है। पब्लिक एट लार्ज के शेयर्स को सेल करके जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है। लिवरेज बाई आउट और मैनेजमेंट बाई आउट, तो इसमें क्या होगा कि कुछ ग्रुप के इन्वेस्टर्स कंपनी को परचेज करेंगे, और मैनेजमेंट बाई आउट में जो बाइंग ग्रुप होगा वही मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकती है तो वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और फेमा के जो एक्ट है, रेगुलेशन, उसी के हिसाब से ऐसा कर सकती है। और ये दो रूट है, ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक में परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, ना कि गवर्नमेंट से, ना कि आरबीआई से। लेकिन गवर्नमेंट रूट में पहले से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप उसमें उसके थ्रू जो है फंड रेजिंग कर पाएंगे। और ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो 3 साल तक के लिए आप बाहर से जो है, मिनिमम 3 साल के लिए बाहर से जो है बोरोइंग कर सकते हैं इंडियन करेंसी में। ये फॉरेन करेंसी में बोरोइंग अलाउड है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के पेड अप कैपिटल के 24% तक का जो परसेंट है, उस लिमिट तक एफडीआई कर सकता है। इसके साथ आपका लेटर समअप आ गया। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे। पहला है इक्विटी शेयर्स हैवन, तो इक्विटी शेयर्स जो होल्डर होते हैं कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। इसका टाइम क्या होता है, अनलिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट एंड रिसीवल्स एंड रिसीव डिविडेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए किसने बोला है, क्योंकि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होता है, मतलब बेचे खरीदे जाते हैं, तो अनलिमिटेड लाइफ है, इनको वोटिंग राइट मिलता है डेफिनेटली। और डिविडेंड भी मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट होगा तो कंपनी कुछ पैसे को डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर करती है और कुछ पैसे को रिटेन अर्निंग के तौर पे रखती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए।
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड, तो ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो एक्सटर्नल नहीं है? डिबेंचर्स, बाहर के लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग, ये इंटरनल है। रिटेन अर्निंग कौन सा होता था? हर साल जो प्रॉफिट बचता था आफ्टर टैक्स, उसमें से कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पे कंपनी देती थी और बाकी पैसे को अलग से रखती थी। रिजर्व बोल सकते हैं, रिटेन अर्निंग बोल सकते हैं। तो उस पैसे को इन केस ऑफ इमरजेंसीज उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा, या कंपनी को कभी पैसा चाहिए होगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। उसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो प्रॉफिट से बचाया हुआ पैसा, इसलिए इसको एक्सटर्नल ही बोल सकते हैं, ये इंटरनल फंडिंग है। तो ये बी आंसर हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सटर्नल। ओवरड्राफ्ट बैंक देता है, लीजिंग भी बाहर से आप लोग लेते हो, तो बाकी सब एक्सटर्नल है, सिर्फ बी इंटरनल है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा था प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? मस्ट ऑलवेज, तो उनको हमेशा डिविडेंड दिया जाता है, हमेशा नहीं दिया जाता। जो कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उनको हमेशा दिया जाता है, बाकी को नहीं दिया जाता। मतलब मर्जी है, देते भी है, कई बार नहीं भी देते। हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, इनके जो वोटिंग राइट्स है वो लिमिटेड होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। आर एलिजिबल फॉर, आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, उसका पार्ट नहीं होते, ये बात भी गलत है। वो पेड अप जो है कैपिटल का पार्ट होते हैं। आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट, इनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। बाकी सारी बातें सही है। और नहीं नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, इनको डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने वाले आपके डिबेंचर्स होते हैं। एक्चुअली डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड, जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड दिया जाएगा इनको। ठीक है, उनका डिविडेंड रहता है, लेकिन इसमें बोला है कि एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला पॉइंट सही है, हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिबेंचर्स इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो डिबेंचर्स का हमने टाइमिंग देखा था ना, अगर 10 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स है वो आपका। ठीक है, लॉन्ग टर्म का डिबेंचर्स हो गया 10 ईयर्स तक के लिए। नेक्स्ट है परपेचुअल डेब्ट टू कैपिटल रेफर। परपेचुअल का मतलब होता है अनंत काल। तो ऐसा डेब्ट जो कि अनंत काल के लिए होगा, तो उसके क्या फीचर्स होंगे? बोल रहे हैं कि शेयर्स को सेल करके ये फंड रेजिंग की जाती है, तो उसको परपेचुअल डेब्ट बोलते हैं। फंड रेज बाय बोरोइंग दैट नीड नॉट टू बी रिपे, यस। तो आपने बोरोइंग कर ली, बट आपको रिपे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप उसमें इंटरेस्ट पे करेंगे, लाइफ टाइम तक सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा, उस पर आपको रिडम्पशन करने का जरूरत नहीं है। तो वही है, दैट नीड नॉट टू बी रिपेड, उसमें सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन ये बोरोइंग की, उसको आपको बोरो का पैसा देने की जरूरत नहीं है, रिडम्पशन का जरूरत नहीं है। तो बी आंसर हो जाएगा। फैक्टरिंग अकाउंट, रिसीवर्स और इन्वेंट्री लोन्स, ये सब नहीं है, बी आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया परपेचुअल डेब्ट का मतलब जिसमें अनंत काल के लिए जो है लोन दे दिया, जिसका रिडेम्पशन टाइम नहीं है, मैच्योरिटी डेट कुछ भी नहीं होता, और ये इसमें सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा, बट आपको रिपे करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यही इसका फीचर है। चलो, इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।